गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? आज काफी लोग नए हैं, 2-4 लोग नए भी दिख रहे हैं आज। नमस्कार, नमस्कार भाई। अच्छा, कितने लोग दिल्ली जाना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए? आप लोग मेंटरशिप के लिए परेशान थे ना? कितने लोग मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए परेशान थे? अच्छा, ये आपका पहला क्लास है, ठीक है। अच्छा, मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने कि नहीं सुना है? सबने सुना है ना? नहीं सुना है? अच्छा, जिन्होंने नहीं सुना तो उनको वही बता दें, मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो रहा है 15 15 जुलाई से। हुँ। तो 15 जुलाई से मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो रहा है आप लोगों का। आप लोग वहाँ पे उसको जॉइन कर सकते हैं। नहीं, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मनी नहीं लगेगी, ठीक है? जिसने भी प्लस जॉइन करके रखा हुआ है, उसको किसी भी प्रकार से अलग पे नहीं करना पड़ेगा, पर्सनल मेंटरशिप में। हाँ, मैं हूँ तभी तो बता रहा हूँ। अब वो तो 15 जुलाई को रिवील होगा ना, मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ बच्चे आवाज़ कर रहे हैं। बच्चे अच्छा, नम्रता आपने नया जॉइन किया। ठीक है नम्रता, देखिए आज की क्लास जो है ना, ये आपको अधूरी सी लगी क्योंकि कल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस यूनिट के बारे में डिस्कस कर ली थी। लेकिन जो लोग भी नए हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या होगा उसमें? 15 जुलाई को मिलिए फिर बताएँगे सर किस मेंटर की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, अभी देखिए अभी रोशनी मेरे कमरे में नहीं आ रही है, ठीक है? तो प्रकाश तो 15 जुलाई को ही डालेंगे, ठीक है? बस ये जान के रखिए कि मेंटरशिप की जो प्रॉब्लम है वो 15 जुलाई से आप लोगों की समाप्त हो रही है, ठीक है? कुछ अलग से आप लोगों को नहीं पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक बार ज़रा अपनी प्रेज़ेंस दिखाएँ कौन-कौन आ चुका है? कौन-कौन आ चुका है? दीपक, मुकेश, हिमानी, स्वाति, प्रियांशु, शारू, अच्छा, आकांक्षा, आदर्श, सविता, काजल। काजल सब ठीक चल रहा है? रोहित, अतुल। अच्छा अतुल आज आप नए हैं? माफ़ करना गुरुदेव मुझे बिल्कुल समझ अरे किसी को नहीं समझ में आया, ठीक है ना? बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। वो आधे लोगों को नहीं समझ में आया कि मेंटरशिप की हम कौन-सी बात कर रहे हैं, है ना? आज राजन नहीं है क्या? कुछ मेंटर जैसा समझ में आ रहा है। पुरानी है ये बात। हाँ, ठीक है। चलिए आज के अपने टॉपिक पे हम लोग आते हैं, ठीक है ना? अब किसी अन्य बात की तरफ नहीं जाएँगे। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अरे कुछ नहीं सबमिट करना है इसके लिए, है ना? वो कुछ नहीं सबमिट करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। है ना? मेंटरशिप मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 15 जुलाई से, ठीक है ना? प्लस पर मेंटरशिप प्रोग्राम मेरे द्वारा शुरू हो रहा है, तो सारी चीज़ें यहाँ बता दूँगा तो फिर वहाँ पर क्या बताएँगे? हाँ, प्लस वालों के लिए पूरी तरह से फ्री है। बस ये जान लीजिए कि प्लस वालों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम पूरी तरह से फ्री है। 15 जुलाई से मैं शुरू कर रहा हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम। बस यही थी बात। हिंदी में मैंने बोला था। हाँ, सब कुछ लाइव होगा, इसी टाइम पर होगा, 12 बजे ही होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, वो जो कोर्स आएगा उसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। अभी कुछ देर बाद जो है आज या कल में मेरी प्रोफ़ाइल में लाइव दिखाएगा। जिस तरीके से बैच दिखाता है, उसी तरीके से ये भी अब नए तरीके से दिखाएगा। आगे की कहानी अब हम लोग शुरू करेंगे। इस टॉपिक पे आ जाएँ, है ना? नहीं तो मेरे पास एक बटन है, ये बटन बहुत तेज़ी से काम करता है। ठीक है, अब हम लोग एक बार थम्स अप दे दीजिए, क्लास शुरू करने जा रहे हैं। है ना? अब आप लोग बहुत यही चाहते थे कि हम यही करें, है ना? तो आप लोग अगर यही चाहते हैं तो हम वही करेंगे। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं अपनी क्लास को शुरू हुए।
गुड आफ्टरनून। देखिए, बहुपति विवाह में सबको पता है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, है ना? बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो हम उस किसी भी टॉपिक पे डिटेल में नहीं जाएँगे, जो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुपति विवाह में सीधी-सी बात है कि पति बहुत होंगे, है ना? पति क्या होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। तो क्या ये हमारे समाज के लिए अच्छा है? क्या हमारे समाज के दृष्टिकोण से अच्छा है? क्या हमारी संस्कृति के अनुसार अच्छा है? अगर ये है, तो इसके पीछे रीज़न क्या होगा? आपको सोचना है। कारण क्या हो सकता है? जेंडर अनइक्वालिटी, लेकिन यहाँ पे तो आदमी बहुत ज़्यादा हैं। हिस्ट्री में तो यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी ने कहा व्यभिचार की भावना का विकास, फीमेल की कमी, एक से ज़्यादा विवाह। हाँ, एंशिएंट रिचुअल्स। ये देखिए, ये जो हम लोगों ने बहुपति विवाह जो कल्चर हम लोगों ने देखा है, वो हम लोगों ने जनजातीय समूहों में देखा है। ऐसा देखा है? जनजातीय समूहों में हम लोगों ने इस प्रचलन को ज़्यादातर देखा है। ऐसे बहुत सारे नाम आपको यहाँ पर मैंने कोट कर दिए, अगर गूगल में सर्च करना हो, ज़्यादा अगर इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना, क्योंकि ऐसे टॉपिक पे बहुत लोग रिसर्च करते हैं। जैसे आज राजन नहीं अवेलेबल है, नहीं तो होते तो वो इसके ऊपर बहुत चर्चा करते हैं। तो ये क्या है? ये जो टॉपिक है, इसको आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बस ये जो मैंने बताया कि क्या ये समाज के दृष्टिकोण से अच्छा है और क्या हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के अनुसार ये उचित है, वर्तमान दृष्टिकोण में, आधुनिक परिदृश्य में, आधुनिक परिदृश्य में। बिल्कुल भी उचित नहीं है ना? बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे शारीरिक बीमारियाँ, है ना? बीमारियाँ हो सकती हैं, तरह-तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। दूसरा, नैतिकता खत्म हो जाएगी हमारे समाज से, नैतिकता की कमी रहेगी। हमारे यहाँ जो विवाह की जो अवधारणा है, उसका स्वरूप बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और अगर ये जो स्वरूप बदल रहा है, उसका जिस तरीके से हम लोगों ने कल टॉपिक डिस्कस किया था, लिव इन रिलेशनशिप, है ना? लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर कितने लोगों ने आंसर लिखा है? कुछ लोगों ने आंसर लिखा था, मैंने चेक भी कर दिया था। कुछ लोगों ने लेट भेजा है, तो उनका भी बाद में ही चेक हो जाएगा। लेकिन कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर्स आपके चेक कर दूँगा, क्योंकि अब ये दौर ऐसा है कि हम लोग 6 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और 7वीं यूनिट, है ना? नंबर ऑफ के अनुसार जो है ना, नंबर के अनुसार 7 यूनिट चल रही है, 7वीं यूनिट, है ना? तो सभी लोग व्हाट्सएप पर भेजें, कोशिश करें। विशेषताएँ जान लेते हैं, क्योंकि विशेषता तो जाननी होगी ना, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होती है हर एक बात में। चाहे आदमी कितना भी कमीना हो, लेकिन कोई ना कोई अच्छाई तो रहती है। तो प्रथा चाहे जितनी भी बेकार हो, उसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होती है कि नहीं? तो वही चीज़ आपको याद रखना है, विशेषताओं में याद रखना है। बहुत सारी विशेषताएँ हैं, बस मैं ये बता सकता हूँ कि मैं कुछ बिंदुओं पर डिस्कस करूँगा, बाकी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? बाकी खुद से पढ़ना है इन बिंदुओं को। पहली बात, क्या यहाँ पर जो नातेदारी है, वो प्रभावित होगी? क्या इन सब से
क्या नातेदारी प्रभावित होगी? बिल्कुल होगी। हरिओम लेट हो गए आज। तो नातेदारी में क्या होगा? भाई भाई में रिश्ते खराब होंगे। हम लोगों ने 3 चीजें सुनी, जर, जोरू और क्या चीज होती है? 3 चीजें होती है ना, वो तीसरी चीज हम भूल गए हैं, जर, जोरू, जमीन, ऐसे ही है। तो क्या है यहाँ पर जो विवाद है, जोरू की वजह से होगा, भाई भाई के बीच में संबंध खराब होगा। और अगर संबंध खराब हो रहा है तो यानी नातेदारी व्यवस्था जो है पूरी तरह से प्रभावित हो रही है कि नहीं? और कल को ये प्रॉब्लम आएगी कि वो बच्चा किसका है। प्रॉब्लम आज के आधुनिक युग में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर ये प्रॉब्लम आएगी कि उसकी परवरिश कौन करेगा। मान लेते हैं कोई एक्स महिला है, उसका 5 लोगों से विवाह हुआ, और विवाह के 1 साल बाद जो है एक पुत्र जन्म लेता है। तो बात ये रहेगी कि इस पुत्र की परवरिश कौन करेगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये डिसाइड हो जाए कि इनमें से ये किसी एक एक का बेटा है, तो बाकी सब भी चाहेंगे कि हमारा एक पुत्र हो। चाहेगा कि नहीं? और अगर सभी चाहेंगे तो एवरेज कितने हो गए? 5 बच्चे हो गए। तो इसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी, ये बीमार रहेगी भाई, शारीरिक क्षमता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा। दूसरी बात, फिर क्या फर्क पड़ेगा? जनसंख्या वृद्धि होगी। वैसे भी हमारे देश में संसाधन कम है, और अगर इस तरीके से संख्या बढ़ती रही तो फिर क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, तरह तरह की अराजकता बढ़ेगी। समझ रहे हैं? कुल मिलाकर अराजकता बढ़ेगी। और ये महिला, इसका जीवन कैसा हो जाएगा? इसका जीवन कैसा होगा? दुर्भाग्यपूर्ण होगा, दुर्भाग्यपूर्ण, दर्दनाक होगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इसकी मर्जी से नहीं हो रहा है। क्या कोई भी महिला आज के समय में 5 पुत्रों को जन्म देना चाहेगी? कोई भी महिला किसी भी समय में, किसी भी युग में, कभी भी इतने बच्चों को जन्म नहीं देना चाहेगी, है ना? तो इससे क्या होगा? सब कुछ महिला के ऊपर प्रभावित हो रहा है। इनका क्या हो रहा है? ये पुरुषों का कुछ हो रहा है? इन पुरुषों का कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, सब कुछ समाज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। पड़ रहा है ना? तो हम बहुपति विवाह को जो है क्या कर सकते हैं? आज के समय में तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लॉजिकली जिस तरीके से हम लोग इस तरीके से सोच रहे हैं, तो वहां पे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। लेकिन बस इसीलिए किया गया था कि यहाँ पर महिलाएं कम थी हमारे पास, जेंडर अनइक्वलिटी बहुत ज्यादा थी, है ना? इस वजह से ऐसा किया गया। तो सीधी सी बात है कि अगर इस समस्या को समाप्त करना है तो लिंगानुपात को बढ़ाना होगा। प्रॉब्लम में ही समस्या का समाधान होता है। अगर लिंगानुपात को बढ़ा दिया जाए तो ये जो प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगा। अब जैसे सोचिए अखिल, आप सोचिए कि आप शादी करना चाहते हैं और सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं और पूरे समाज में 5 लड़के हैं, तो क्या होगा? कोई ना कोई तो एडजस्ट करेगा भाई। हाँ, लिंगानुपात को क्या करना होगा? कम नहीं करना होगा ना, ज्यादा करना होगा। अब देखिए, प्रचलन के कारण के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, इक्वल कर दीजिए, ज्यादा कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बस कम मत करिए, है ना? बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर, कोई डिवोर्स महिला या विधवा महिला कोई दूसरी मैरिज करती है, वो भी इसका एग्जाम्पल है।
नहीं नहीं, वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। बहुपति विवाह का एक सामान्य कारण एक समाज में स्त्रियों की कमी है। वहां एक पुरुष के लिए यह संभव नहीं होता कि वह अपने लिए पृथक पत्नी प्राप्त करे और एकाधिक पुरुष मिलकर एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं, है ना। एक से अधिक पुरुष जो है एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत प्रचलन है ना, कि जो जितने भी भाई होंगे उनकी एक ही पत्नी होगी। ऐसा प्रचलन है जम्मू कश्मीर के किसी क्षेत्र में। वो मैंने देखा था वहां पे, क्राइम क्राइम पेट्रोल में देखा था मैंने, है ना। तो अधिकतर समाजशास्त्री इस प्रथा का कारण क्या मानते हैं? गरीबी को मानते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति है और उसके घर में 5 युवा हैं, और अगर पांचों अलग अलग विवाह करेंगे तो इनकी आर्थिक स्थिति पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी तो लोग मॉडर्न हुए ना थोड़ा बहुत, वीगो वो देखने लगे हैं, टिकटॉक देखने लगे हैं, अब लोग मॉडर्न हो गए हैं टिकटॉक देख के। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब हम लोग आधुनिकीकरण के दौर में हैं, थोड़ी बहुत जानकारियां सोशल मीडिया से मिल जाती हैं, बहुत सारी फेक न्यूज मिल जाती है। तो क्या है, हम थोड़ा बहुत अपने आप को आधुनिक मानने लगे हैं। और आधुनिक में हम चीजें क्या करते हैं, जब हम आधुनिक होंगे तो दो चीजें होंगी, या तो नैतिकता की बहुत कमी हो जाएगी, या तो नैतिकता चरम पर होगी। ऐसा होगा, दो ही कंडीशन होगी। और इन सब में दूसरी जो कंडीशन है उसके फुलफिल होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब हमें आगे बढ़ना होता है, तो हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं। जैसे कि बहुत सारी अनएथिकल एक्टिविटी को हम अपने नजरिए से सही मान लेते हैं। क्या वो उचित है? क्या वो किसी भी दृष्टि से उचित है? जैसे मान लेते हैं कि हम सभी को यूपीएससी क्लियर करना है, ठीक है, और गलती से पेपर लीक हो जाए और हमें मिल जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात रहेगी कि हम क्या करें, उस पेपर को कॉपी कर लें, चीटिंग कर लें। करेंगे ना चीटिंग? इसमें से कितने लोग चीटिंग करेंगे ये बताइए। अगर किसी को यूपीएससी 2020 का पेपर मिल जाए तो क्या आप चीटिंग करेंगे? नहीं, अपने दिल की बात बताइए, झूठ और सच नहीं, जो आपके अंदर है। हाँ, कोई भी कर लेगा, हम भी कर लेंगे भाई, सब करेंगे ना। जैसे कि अगर हमको मिलेगा और कह दे कि भाई किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें, वो सब कुछ क्लियर कर दे, सारी चीजें जस्टिफाई कर दे कि तुम्हारा इससे किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है, तुम किसी भी प्रकार से नहीं फंसोगे, तो सब जो है हाथ बढ़ा देंगे, ठीक है। यही होता है जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब लोगों को मौके मिलते हैं। जैसे कि अब आप जैसे कि प्रशासक बनेंगे, तो प्रशासक बनने के बाद आपको ऐसे रास्ते मिलेंगे जहां पर आप क्या करेंगे, एक तरफ रास्ता रहेगा एथिकल चुनने का और एक तरफ होगा अनएथिकल, और एक तीसरा रास्ता होगा जहां पे आप एथिकली भी होंगे और अनएथिकली होंगे। यानी कि कुछ काम ऐसे एथिकली करेंगे और कुछ काम अनएथिकली करेंगे। तो इन तीन रास्तों में से आपको इसमें भी ये चुनाव करना पड़ेगा। आप हो सकता है कि इस पेपर को क्या करें, जो सेक्शन आपका कमजोर है वो देख लें, या फिर कुछ लोग पूरा पेपर देख लें, या फिर कुछ लोग पेपर नहीं देखेंगे। यही होगा, तीन तरीके के रास्ते होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चांस किस में होगा? सबसे ज्यादा चांस उसमें होगा कि लोग जो है चीटिंग कर ले जाएंगे, बस।
कहानी यहीं पे होगा कि चीटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जब हम इस कल्चर को अपना रहे हैं, जब हम इस कल्चर को अपना रहे हैं, तो क्या हम पूरी तरह से अपना सकते हैं? हम लोगों ने कल बात कही थी ना कि लिव इन रिलेशनशिप को क्या भारत में ठीक उसी स्वरूप में अपना सकते हैं जिस तरीके से अपनाया गया? नहीं अपना सकते, उसका भी आंसर नो था और इसका भी आंसर नो है। क्योंकि बहुपति प्रथा जो है अब हमारे समाज में अस्तित्वहीन है। क्योंकि आपने देखा है कि एक वायरस ने क्या कर दिया है, पूरे विश्व को हिला दिया है। और कोई नहीं जानता किस प्रकार की कौन-कौन सी बीमारियां किस-किस वजह से आ सकती हैं। तो अब के समय में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी किसी भी सामाजिक समस्या को आगे बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। और कुछ लोगों ने जैसे कि कुछ रिसर्च कर रहे हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया के कुछ वैज्ञानिक हैं। उन्होंने ये बात कही है कि जिस तरीके से 1 वर्षों तक मुर्गा नहीं खाना है, नहीं तो उससे भी विकराल एक प्रॉब्लम आएगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश, विश्व के लोगों को आपस में शारीरिक संबंध बनाते हुए क्या रखना चाहिए? एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। उससे क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर होगी। अगर ये बहुपति प्रथा अगर बढ़ेगी, जैसे कि हमारे देश में अगर बहुपति प्रथा बढ़ती है, तो इससे क्या होगा, वो जो सामाजिक समस्या जिसकी ओर वो इंगित कर रहे हैं, उसकी उसके बढ़ने के चांस क्या हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ लीजिए कि ये जो प्रचलन है उसके पीछे कुछ ये गरीबी थी, कुछ महिलाओं का अभाव था, उनकी संख्या में कमी थी, इस वजह से। बहुपति प्रथा में भी बहुत तरीके की बातें होती हैं, जैसे कि जब एक से अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं, जैसे कि पांडवों के बीच में हुआ था और ऐसा बहुत सारे क्षेत्रों में हुआ भी है। कितने लोगों ने जब 2019 का मेंस हो रहा था, तब कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे? 2019 में कितने लोग मेंस पेपर पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे? पढ़ते थे। अच्छा, किसी ने ये घटना सुनी थी कि 2 भाई थे और उनका विवाह एक ही लड़की से हुआ था। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, सिर्फ लड़की की खूबसूरती की वजह से। ये कहानी किसी ने सुनी है? नहीं सुनी? तो सुन लीजिए, कहानी बस यही है। यहाँ पे क्या हो गया, लोग जो है ना, अपने भाई का अस्तित्व समाप्त करने में भी पीछे नहीं हटे। ये बताइए क्या समाज एक्सेप्ट करेगा? ऐसी किसी भी घटना को समाज किसी भी प्रकार से एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है ना? तो जब इस घटना को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो जो घटना घटित हो रही है, उसके कल्चर को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? अब ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए, है ना? आप लोगों का क्या पॉइंट है? खासकर इस प्रकार के। इसमें तो एक अलग बात है ना, दोनों जिसे जिसमें भाई नहीं होगा। अच्छा, ढोकू प्रथा कितने लोगों ने सुनी है? ढोकू प्रथा खासकर जो एमपी के साइड रहते हैं, किसी ने सुना है? ढोकू प्रथा बहुत प्रचलित है। ढोकू प्रथा सुना है ना? हाँ, जिसको भी पढ़ना होगा ढोकू प्रथा जो है पढ़ लीजिए। नहीं, अब मैं बताऊँगा नहीं, बस ये कोई ये ना कहे कि मैं ढोकू प्रथा बताऊँ, कुछ आप लोग भी कर लीजिएगा, अगर पढ़ना हो तो। वो इसी में आएगा, ठीक है ना? वो उसका अलग टाइप आएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो जानना चाहता है, जिसे गूगल की मदद नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे भाई नहीं होगा। दूसरे प्रकार के विवाह में क्या होगा, भाई बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे कई लोग होंगे जो
एक ही पत्नी के कई पति होंगे, लेकिन वो किसी भी प्रकार से एक दूसरे के भाई नहीं होंगे। ये कहा जाता है कि कोई काम हर समाज के लिए पूरा अच्छा, क्या खराब नहीं हो सकता, कंडीशन पे डिपेंड कर सकता। देखिए कोई भी चीज देखिए समय के साथ ठीक रहती है, जैसे कि ये बहुपति विवाह अब क्या वास्तविक रूप से प्रचलन में देखने को मिलता है? हाँ, फ्रेंड, रिलेटिव, अननोन हो, हाँ यही होगा। लेकिन अब हम लोग नहीं देखते ना, अब तो हम लोगों ने अपने अपने समाज में किसी को नहीं देखा होगा। किसी ने देखा है क्या कि एक औरत हो जिसके 4 पति हो? ऐसा हम लोगों ने तो नहीं देखा जाए। मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों में से अगर किसी ने देखा हो तो ये आपका सौभाग्य होगा। हाँ, जनजातीय समुदाय में अभी भी है, जनजातीय समुदाय में अभी भी है, क्योंकि वो जो है ना उस कल्चर को छोड़ना नहीं चाहते हैं और सरकार प्रयास करती है कि वो जो है ना शिक्षा की ओर अग्रसर हो। जब वो शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे, तभी जो है काम होगा। ये बताइए भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जा रहा है? कोई बता सकता है? पहला जनजातीय विश्वविद्यालय किसी को नहीं पता, मैंने पढ़ाया है वैसे। 1 2 3 4 5 लोगों ने आंसर दिया, बाकी लोगों ने आंसर भी नहीं दिया। अरे गलत ही दे देते। आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश है करेक्ट आंसर। नहीं, आंध्र प्रदेश। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे भाई होगा, एक से अधिक भाई जो है एक पत्नी एक एक लड़की के पति होंगे। यहाँ पर एक से अधिक लोग जो किसी भी प्रकार से भाई के रूप में नहीं होंगे और वो एक स्त्री के पति होंगे। अब बहुपत्नी विवाह, ये तो लोगों ने देखा होगा। कितने लोगों ने बहुपत्नी विवाह देखा है? हाँ, हमारे समाज में ये चीज तो दिख जाती है, दिख जाती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, एक कंडीशन मैं दे रहा हूँ। अच्छा मान लेते हैं कि कोई एक पुरुष है, ठीक है, उसने एक बार विवाह किया, उसकी पत्नी मर गई, ठीक है, पहली पत्नी मर गई, दूसरी पत्नी से तलाक हो गया, तीसरी शादी की तो उस पत्नी से तलाक हो गया, चौथी पत्नी मर गई, पांचवी जिंदा है। अब बताइए क्या ये बहुपत्नी विवाह में आएगा? नहीं कहलाएगा ना, बिल्कुल भी ये बहुपत्नी में नहीं कहलाएगा, बहुपत्नी विवाह नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक ही समय में, जैसे ये देख रहे हैं, ये फोटो देख रहे हैं, इस फोटो से क्या सबक मिल रहा है कि सब क्या है, साथ में है। अब कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई स्वर्ग चला गया और कोई नरक, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब साथ में रहेंगे इसी पाताल लोक में, इसी जगह पर रहेंगे, धरती पर रहेंगे और साथ में रहेंगे। क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा करेंगे। अच्छा आप लोगों ने वो पिक्चर देखी, किस किस को प्यार करो? वो बेस्ट एग्जाम्पल है बहुपत्नी विवाह का, और उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होती है। हाँ, रियल में भी देखने को मिलता है, मैंने देखा है, एक लोगों की 2 पत्नी थी, है ना, हमने 2 पत्नी का तो देखा है, 3-4 का तो नहीं देखा, 2 का तो हमने देखा है खुद। लेकिन बाकी आप लोग अगर 4-5 देखे हो तो हो सकता होगा। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे कोई रीजन बता सकता है? रीजन बताना है बस आप लोगों को।
हाँ सबसे, हाँ सबसे बड़ी बात कि वंश को बढ़ावा देना है ना। हाँ पुरुष प्रधान समाज, ये भी रीजन है, बिल्कुल सही बात आपने कहा, है ना। एक तो हो गया पुत्र की लालसा, है ना। पुत्र की लालसा हम लोगों ने ऐसा देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि एक पति पत्नी के बीच में विवाह होता है और पत्नी जो है किसी भी प्रकार से मां नहीं बन पाती है, तो उस कंडीशन में पति पत्नी समझौता करते हैं और फिर कहते हैं दूसरा विवाह कर लीजिए आप, है ना। तो विवाह कर लेते हैं और उसके बाद एक बच्चे का जन्म होता है और फिर इस तरीके से पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं और उनके बाद अलग अलग सी प्रॉब्लम्स। अब हम लोग इस स्वरूप को देख रहे हैं, हम लोग इस स्वरूप को देख रहे हैं, लेकिन इसके अलग रूप भी तो हैं जहां पे लोग बेवजह भी रखते हैं, बेवजह, ये रीजन नहीं होता है। इस रीजन से समाज में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस रीजन से दिक्कत सिर्फ इस महिला को होगी। हाँ कुछ लोग पैसे के लिए कर देते हैं और कुछ लोग खूबसूरती के लिए कर देते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि ये जो बहुपत्नी विवाह जो पहली कंडीशन है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? पहली पत्नी को हो रहा है, पहली पत्नी को हो रहा है। इसको तो नुकसान नहीं हो रहा है, इसको नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक मेंटेलिटी ये है, क्योंकि इस महिला ने तो बच्चे को जन्म दे दिया, तो पुरुष स्वाभाविक रूप से है कि ये इस पत्नी से ज्यादा प्यार करेगा, स्वाभाविक है कि वो इससे ज्यादा प्यार करेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो पहली वाली को हो रही है, और इन सबके बीच में अगर वो गलती से लड़ाकू हुई तो इन तीनों की लाइफ प्रॉब्लम में होगी, प्रॉब्लम इन तीनों को होगी, तीनों को क्यों, चार को होगी, प्रॉब्लम होनी होनी है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट का एक आदेश आया था, हाई कोर्ट का एक आदेश आया था जहां पर लिखा था कि पति पत्नी के बीच तनाव की स्थिति से बच्चे की मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ये स्टेटमेंट दिया था। ऐसा है, इतना सबने सुना भी होगा ना, न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं उन्होंने ये आर्टिकल सुना भी होगा। तो यही तो कंडीशन है, जब माँ बाप लड़ेंगे और ये सब चीजें बच्चे के सामने होंगी तो क्या होगा? पूरी तरह से दुष्प्रभाव होगा, दुष्प्रभाव होगा कि नहीं होगा? और ये बहुत ही खतरनाक होगा हमारे समाज के लिए। आपको इन सारे डायमेंशंस को सोचना है, बस ज्यादा नहीं सोचना है। हाँ हिंसा भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि हो सके पहली वाली नाराज हो जाए पति से, तो हो सके पत्नी दूसरी वाली पत्नी को मरवा दे या अपने आदमी को ही मरवा दे, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। तो जहां पर कोई भी चीज ज्यादा बढ़ती है, जैसे कि अगर हमारी कैपेसिटी एक आम की है और अगर हम ज्यादा आम खा लें तो क्या होगा बताइए? नुकसान तो करेगा ही करेगा, नुकसान करना ही करना है। हरिओम कुछ कहना चाह रहे थे, आया नहीं यहाँ पर आपका बात। ये वाइट है पूरी तरह से, हमने सोचा कि हमारी स्क्रीन पे भूत आ गया, लेकिन लिखा तो था कुछ आपने। चलिए फिर से टाइप कर लीजिए, फिर हम आपके क्वेश्चन को ले लेंगे। हिंदू समाज में बहुपत्नी विवाह अवैधानिक है, तो यह संभव नहीं है ना कि कोई हिंदू तो विवाह करे। हाँ ये बात, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि यह लीगलाइज नहीं है, लेकिन हमारी जो न्यायपालिका है या जो हमारा सिस्टम है, क्या इन सबको मॉनिटर कर पाता है? प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है ना,
रह रहे हैं। इस कल्चर को हमारे कानून ने एक्सेप्ट नहीं किया है। हिंदू मैरिज लॉ के अनुसार एक साथ दो पत्नी रखना उचित नहीं है। इसीलिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है कि समान नागरिक संहिता की बात क्यों होती है। लेकिन हमें यहां पर यह समझना होगा कि ये जो इंसान है जो बहुपत्नी विवाह कर रहा है, उसकी मानसिकता क्या है। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो चीज हमने भी देखी, इसीलिए तो मैंने कहा कि हमने एक लोगों को देखा है जिनकी दो पत्नियां हैं और साथ में रह रही हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपसी झगड़े होते हैं इन सब के बीच में, है ना। जैसे अपवाद तो कुछ लोग होते ही हैं, तो अपवाद में नहीं जाएंगे हम लोग। अब जैसे मान लेते हैं कि मेरी शादी हो जाए दो औरतों से, तो क्या होगा? दो से तलाक हो जाएगा, दोनों से तलाक होगा, क्योंकि हम तो अन अकेडमी की क्लासेस लेंगे, या एक को भी टाइम नहीं दे पाएंगे। प्रॉब्लम ये है, वो जो पुरुष है जो शादी करेगा दो लोगों से, उसके पास टाइम ही टाइम है, तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो चैलेंजेस बहुत रहते हैं इसमें, बहुपत्नी विवाह में बहुत सारे अराजकता फैलने के चांस रहते हैं। ऐसे ये रीजंस बहुत सारे हैं जिन्हें आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे रीजंस हैं, आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन अगर हम चर्चा करेंगे तो आप लोग जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये भी आप लोग ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे समूह विवाह। अब समूह विवाह के ऊपर आते हैं। सामूहिक विवाह सुना है? क्या ये समूह विवाह और सामूहिक विवाह सेम है? ये बताइए। हम्म। अब क्या होता है यहाँ पर जो है ना, विवाह होता है, विवाह होता है समूह में होता है। लेकिन जो आप लोगों ने देखा है वो थोड़ा अलग होता है ना। जैसे कि वहां पे क्या होता है, वैश्य, आप लोगों ने सुना होगा, वैश्य समाज सामूहिक विवाह, ऐसे सुना होगा। ये शब्द तो सुना होगा। मैंने तो ये सुना, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब इसमें क्या होगा, वैश्य समाज की लड़की होगी और वैश्य समाज का लड़का होगा, है ना। यानी कि आप लोग रोड पे सड़कों पे ध्यान नहीं देते, इसलिए नहीं सुना। कोई बात नहीं, नहीं सुना तो कौन सा नंबर कट जाएंगे। अब सुन लीजिए। तो ये याद रखिए कि यहाँ पर क्या होगा, एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, और दोनों की जाति सेम होगी। लेकिन समूह विवाह जो हम समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, वहां पर क्या होगा, एक समूह के सभी पुरुषों का विवाह दूसरे समूह की सभी स्त्रियों से होता है। बट हमारे समाज में ऐसे विवाह नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और ये जो विवाह है, जो समूह विवाह है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है, ठीक है। और ये जो कल्चर है, ये हम लोगों ने आदिवासी समूह में देखा है। और खासकर इस समूह विवाह के लिए ऑस्ट्रेलिया की एक जनजाति बहुत फेमस है। वहां एक कुल की स्त्रियां दूसरे कुल की भावी पत्नियां समझी जाती, होने वाली पत्नियां समझी जाती हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के उन समस्त पुरुषों के लिए जो उनकी माताओं के भावी पति हो सकते हैं, पिता शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये समझ लीजिए। कुल मिलाकर ये जो विवाह होता है, समूह विवाह, उसका उद्देश्य क्या होता है? यौन सुख की प्राप्ति।
अब हम लोग आते हैं विवाह के ऊपर, तो कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी ना। नहीं आया, समझ नहीं आ रहा, अरे आप लोग पढ़ लीजिएगा ना। इतना डिटेल, ये टॉपिक ऐसा है कि हम उसको उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। खुद से ये पढ़ लीजिएगा ये टॉपिक जो है ना, क्योंकि ये कुछ तो आप लोगों को भी कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस टॉपिक के डिटेल में गए तो फिर आप लोग जो है ना गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, इसलिए हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। आप लोग नोट्स में है, गूगल में है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आधुनिक परिवर्तन, विवाह के आधुनिक परिवर्तन और इनके कारकों के ऊपर हम लोग जाएंगे। अब देखिए, कल हम लोगों ने थोड़ी विवाह के ऊपर चर्चा की थी, विवाह, मैरिज। हाँ, क्वेश्चन आते हैं, क्यों नहीं आते, क्वेश्चन तो आते हैं। कितने लोग मैरिज करना चाहते हैं और कितने लोग शादी करना चाहते हैं? कोई अंतर है इसमें? मैरिज और विवाह में कोई अंतर है? हाँ, आप सभी विवाह करना चाहते होंगे ना। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो 25 साल 26 साल का है, या पुरुष है या स्त्री है, वो आगे चल के विवाह करेगा। लेकिन एक होता है पश्चिमी समाज और एक होता है भारतीय समाज। क्या पश्चिमी समाज में विवाह और भारतीय समाज में विवाह के उद्देश्य सेम सेम होते हैं? ये बताइए। नहीं, सेम नहीं होते हैं। यहाँ पर रीजन जो होता है, यहाँ पर रीजन क्या होगा? सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करना, तनावपूर्ण जीवन से मुक्ति, यानी कि अकेलापन दूर करने के लिए ऐसा किया जाता है कि अकेलापन दूर करने के लिए। अरे उसी टॉपिक में कुछ नहीं रखा है ना, उस टॉपिक में क्या करेंगे जान के? उस टॉपिक में कुछ नहीं रखा है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं ना, तो उसके ऊपर मत जाइए। आप लोगों को ऐसी ही चीजें पढ़नी है तो कहीं और भी जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग इस चीज का ध्यान रखा करिए कि कहाँ पर किन चीजों को कैसे पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पुरुष और पत्नी, पुरुष और स्त्री, इन दोनों के मिलने के साथ ही परिवार का भी मिलना हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? और यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हमारे समाज में ये जो विवाह होता है, उसके पीछे बस एक ही रीजन होता है, उसके पीछे एक ही रीजन होता है कि बच्चों के लिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति विवाह नहीं करना चाहता है, लेकिन बच्चों की परवरिश के लिए विवाह कर लेता है। एक विवाह होने के बावजूद भी, एक विवाह के बाद पत्नी एक्सपायर कर जाती है और फिर बच्चों की परवरिश के लिए जो है वो दूसरा ऐसा करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं, समय के साथ जो है ना विवाह के कारण अलग अलग हो जाते हैं, और उन कारणों को हमें समझने की आवश्यकता होती है ना। आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है भाई। चलिए, थोड़ी देर और क्लास लेंगे, 15 मिनट और क्लास लेंगे, ज्यादा देर नहीं लेंगे। तो जितने भी लोग उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा जानना चाह रहे थे,
वो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और अतुल, मेरे नोट्स में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, वहां पे जाके उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। आप लोग ऐसे नॉनसेंस कमेंट करते हैं जैसे लगता है कि यूपीएससी की नहीं तैयारी करने आए हैं, और आए हैं मजाक करने के लिए, किसी भी क्लास में चले आते हैं, सब्सक्रिप्शन लिया है कि मजाक किया है, कुछ समझ में नहीं आता है, इतना पैसा दे के चले आते हैं फन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग परिवार के विशिष्ट लक्षणों के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, पहली बात सार्वभौमिकता होती है। परिवार में क्या होता है कि लोग जो है ना एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। जब आपने देखा है कि जब किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी खुशी का फंक्शन होता है, तो क्या होता है, पूरा परिवार एक साथ हो जाता है। सब लोग कहीं ना कहीं से, कोई इधर से आ रहा है, 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 सब लोग कहीं ना कहीं से आते रहते हैं। और वहां पर क्या हमें देखने को मिलती है, एकता देखने को मिलती है, और आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारा देखने को मिलता है। तो अगर ये विवाह ही नहीं होगा तो क्या हमें ये सार्वभौमिकता देखने को मिलेगी? क्या परिवारों के बीच में ये सार्वभौमिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। जब आप बहुत परेशान होते हैं, लाइफ में कोई टेंशन होती है, कोई बात होती है, तो आप क्या करते हैं, अपनी फैमिली को इमोशनली अटैच होके बताते हैं। किसी ना किसी का एक सपोर्ट आप चाहिए होता है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, किसी ना किसी को अपनी बात बताते हैं। परिवार के किसी ना किसी सदस्य को भावनात्मक आधार पे अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर ये परिवार का अस्तित्व ही नहीं होगा, तो क्या कभी हम उन चीजों को कह पाएंगे, कर पाएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगली बात, आप अपने परिवार में किसी ना किसी को देखकर बहुत इंस्पायर होते हैं कि वो बहुत इस तरीके से कर रहा है, यार उसके 12th में इतने अच्छे नंबर आ गए, 90% आ गए, हम भी जो है उसकी तरह इतने परसेंट लाएंगे। हम क्या करते हैं, परिवार के लोगों से सीखते हैं, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो। अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो क्या सीख पाएंगे, बताइए? नहीं सीख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ना, परिवार की वजह से क्या आती है, रचनात्मक आती है, रचनात्मक विचार आते हैं, हम उनसे सीखते हैं। और जैसे कि हम क्या करते हैं कि बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो लाइफ में हम किसी से सीख नहीं सकते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली में कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला नहीं है, कभी कभी आप लोग कहते होंगे, या ऐसा होगा आप लोगों की लाइफ में। अगर वो होते यूपीएससी की तैयारी करने वाले, तो शायद आपके चैलेंजेस थोड़े कम होते, आप थोड़े और निखर कर आते, आपको बेवजह मेंटरशिप की जरूरत नहीं पड़ती, बेवजह बिखराव देखने को नहीं मिलता। आपकी आपका कुछ समय तो बस इसी वजह से पता चल बिखर गया या चला गया कि एक्चुअल में करना क्या है इस यूपीएससी की जर्नी में, किसको फॉलो करना है। पहली बात तो अनअकैडमी को समझने में भी कुछ लोगों को समय लग गया होगा, कभी कभी नोट्स को समझने में समय लग जाता है, कभी कभी सिलेबस को समझने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा होता, तो आप इस
प्रभाव से जुड़े होते, आपके अंदर रचनात्मकता होती, आप वही चीजें अटेम्प्ट करते या वही चीजें करते जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग होती, जो आपके भैया बहन किसी ने भी जो है यूपीएससी की तैयारी की हो, ऐसा होता है। तो वो क्यों होता? सिर्फ परिवार की वजह से ही हो पाता। कभी कभी लोग कहते नहीं कि अरे उनका परिवार, उनके परिवार में सब पढ़े लिखे हैं, उनके परिवार में सब जो है सरकारी नौकरी वाले हैं, ऐसा क्या होता है? ये सिर्फ परिवार की भावना, परिवार के विचार और परिवार के एक्शंस की वजह से ही हो पाता है। हो पाता है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होती है कि हमने नींव मजबूत कर दी, परिवार ने क्या की, नींव मजबूत की। अब चाहे जितनी लंबी इमारत खड़ी कर दो, चाहे जितने वंश आए, सब वंश जो है वेल सेटल्ड होंगे। आपने बहुत कुछ ऐसा देखा होगा जहां पे लोग जो है ना, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन जाता है, सेलिब्रिटी का बेटा सेलिब्रिटी बन जाता है। तो ये क्या है? रचनात्मक प्रभाव ही तो है। और मान लेते हैं पिता थोड़े कम अच्छे एक्टर थे, लेकिन बेटा उससे भी अच्छा एक्टर बन जाता है, या पिताजी बहुत अच्छे एक्टर थे, बेटा कम अच्छा एक्टर बनता है। तो ये क्या है? रचनात्मकता आती जाती रहती है, थोड़ी बहुत 19-20 होती रहती है। लेकिन ये रचनात्मकता कहाँ से आई? परिवार की वजह से ही तो आई। मान लेते हैं कि आज जो है, क्या कहते हैं, जैकी श्रॉफ ना होते, जैकी श्रॉफ एक्टर ना होते तो क्या टाइगर श्रॉफ एक्टर होते? ऐसा पॉसिबल था कि ये ऐसा हो पाता? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये परिवार ही है जो उसके अंदर वो गुण लेके आए। क्योंकि पिताजी एक्टिंग पे जा रहे हैं, तो हो सके वो बेटा भी कभी बचपन में चला जाता होगा, या फिर धीरे धीरे जाने लगा होगा सेट पे कि पिताजी करते क्या है, और फिर धीरे धीरे वहां से चीजों को उसने सीखा, रचनात्मकता आई। आप में से कुछ लोगों ने जो है गाड़ी किसी से सीखी नहीं होगी, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, कुछ लोग ऐसे होंगे। लोगों को चलाते हुए देखकर आप लोगों ने क्या की होगी, गाड़ी सीख ली होगी। ये क्या है? रचनात्मक प्रभाव ही तो है परिवार का, कि भैया चलाते होंगे, पापा चलाते होंगे, उनको आपने ऑब्जर्व किया और फिर उन चीजों को आपने सीख लिया। सीख लिया ना, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, सीमित आकार। परिवार बड़ा हो या छोटा, आकार सीमित होता है। आकार तो सीमित ही होगा ना, जैसे कि पति पत्नी बच्चे, बस। और क्या होगा? परिवार का यही स्वरूप होगा। क्या इनके माता पिता आएंगे? क्या इनके माता पिता परिवार में आएंगे, एक परिवार की श्रेणी में? ये बताइए। हाँ, जैसे कि व्यवहारिक रूप से, है ना, व्यवहारिक रूप से आएंगे, ठीक है, व्यवहारिक रूप से आएंगे, लेकिन वैधानिक रूप से नहीं आएंगे। आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, है ना, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो उसमें फैमिली का होता है, पति पत्नी और बच्चों का। क्या उनके मम्मी पापा का होता है? नहीं होता है, उनके मम्मी पापा का नहीं होता। जैसे मान लेते हैं कि ये लड़का है जिसकी शादी हो गई है 22 से, उसके 2 बच्चे हैं, ए और बी। तो हेल्थ इंश्योरेंस इन्हीं का होगा, ना कि इनके पेरेंट्स का होगा। क्योंकि लीगली जो है, वैधानिक रूप से परिवार जो है ये है, लेकिन समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार तो संयुक्त भी होता है ना, संयुक्त भी होता है। तो ये जो है, ये जो एकल परिवार है, यही भारत के, ये जो भारत हमारा देश है, उसके अनुसार परिवार की परिभाषा है।
समझ रहे हैं? देश के अनुसार परिवार की परिभाषा क्या है? पति, पत्नी और उनके बच्चे। राशन कार्ड आपने देखा है? राशन कार्ड क्या होता है कि जब तक बच्चा अविवाहित है, तब तक राशन कार्ड में उसका नाम रहता है। जैसे ही वो शादीशुदा हो जाता है, उसका नाम राशन कार्ड से हट जाता है। हाँ, समाज में तो मानते हैं ना, समाज में तो 3 कड़ी, दादाजी, पिताजी और बच्चे। ये परिवार की श्रेणी में आता है। हाँ, ये जो बात आपने कही वो सही बोल रहे हैं, परिवार की श्रेणी में आता है। ये चीज़ याद रखिएगा। हमारे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार की श्रेणी में दादाजी की जनरेशन, पिताजी की जनरेशन और बच्चे, सब कुछ परिवार की श्रेणी में आएगा। दादा-दादी आएँगे, मम्मी-पापा आएँगे और भाई-बहन आएँगे। ये सभी पूरे परिवार की श्रेणी में आते हैं। और इसमें क्या दादाजी के लड़के आएँगे कि नहीं आएँगे? दादाजी के लड़के आएँगे? सोच लीजिए। आएँगे, डेफ़िनेटली आएँगे, ठीक है? जब हमने 3 जनरेशन बता दी तो 3 जनरेशन में ये भी आएँगे क्योंकि इनके तो पुत्र होंगे ना। है ना? संयुक्त में, हाँ, वही चीज़। अभी हमने परिवार का डिवीज़न नहीं किया ना। वो तो परिवार की परिभाषा है तभी तो संयुक्त परिवार आ रहा है। तो ये समझिए कि यहाँ पर इनके बच्चे भी आएँगे, जो भी पापा के जितने भाई होंगे वो सब आएँगे। क्या बुआ लोग आएँगी? क्या बुआ लोग आएँगी? हाँ, ये चीज़ याद रखिए कि बुआ आएँगी जब तक वो अविवाहित हैं, ठीक है? जब तक वो अविवाहित हैं, तब तक वो आएँगी इस परिवार की श्रेणी में। जैसे ही वो विवाहित हो गई, वो किसी अन्य परिवार का हिस्सा हो जाएँगी। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आप बोल रहे हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को याद रखना है कि परिवार में क्या होता है कि कुछ रूल रेगुलेशन भी होते हैं। जैसे कि आपके परिवार में ये रूल रेगुलेशन होगा कि शाम के बाद कहीं जाना नहीं है। लड़कियाँ बाहर नहीं जाती हैं रात में। बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं कि आपका विवाह जो है जातिगत विवाह होगा, अंतरजातीय विवाह नहीं होगा। बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, खाने-पीने, रहने, हर एक चीज़ के नियम कानून होते हैं। तो ये परिवार की वजह से होता है और इन सब की वजह से क्या होता है, आप एक एक बेहतर डिसिप्लिन में जीवन जी रहे होते हैं ना। एक डिसिप्लिन होता है जिसके अंतर्गत आप जीवन जी रहे होते हैं, आपको एक जीवन जीने का तरीका पता चल जाता है, एक दिशा मालूम चल जाती है कि आपको इसी को फॉलो करना है और ये एक बहुत अच्छी बात होती है ना? आप लोग आज जो कुछ भी है, सब कुछ परिवार की वजह से ही है। अगर आज आप क्लास भी ले रहे हैं ना, तो ये परिवार की वजह से ही हो पाया है। अगर आज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सिर्फ़ परिवार की वजह से ही हो पाया है। और कल को आप आईएएस बनेंगे भी ना, तो सिर्फ़ परिवार की वजह से ही बनेंगे। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है परिवार के विशिष्ट लक्षणों के बारे में, कि परिवार क्या होता है, परिवार के फ़ायदे क्या होते हैं। नुकसान तो कम ही होता है ना? नुकसान तो अब होने लगा है, लेकिन जो एक्चुअल में जो परिवार की परिभाषा थी, उससे कोई नुकसान था नहीं। क्योंकि सब लोग जो है एक ही हित के बारे में सोचते थे, साथ में रहते थे और सबका हित क्या था? परिवार। अगर हम लोग बहुत पुरानी पिक्चरों को देखें, तो लोग परिवार की खुशी के लिए अपनी खुशी त्याग देते थे।
तो ये याद रखिएगा कि जो परिवार का जो मूल स्वरूप है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। समस्याएं अब आई हैं, ये चीज याद रखिएगा कि किसी भी प्रकार से परिवार के मूल स्वरूप में जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बस क्लास खत्म हो गई है ना। क्लास इज ओवर। कल हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम क्लास को कंटिन्यू कर पाए। अतुल, आई एम आल्सो फ्रॉम ईसीसी। अच्छा, आप मेरी बात अभी तक सुन रहे थे? अच्छा, आप मुझे कॉल करिएगा, ठीक है ना अतुल? तो मैं भी तो जानूं कि आप कौन है। कॉल में। थैंक यू, जय हिंद। हाँ, गर्मी बहुत है। हाँ, आप मुझसे बातुल कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना? सविता, आप मुझे 7 बजे के बाद कॉल करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।